नमस्कार दोस्तों, हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी नेट जेआरएफ के सिलेबस का विश्लेषण करेंगे। ये मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे जेआरएफ क्वालिफाई किया। पहले देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी। यह प्रश्न पत्र 10 इकाइयों में डिवाइड है। इकाई पहला है हिंदी भाषा और उसका विकास। इस पोर्शन से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं नेट जेआरएफ में, तो इनको आप इन पे ज़्यादा फोकस ना करें। थोड़ा बहुत कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 100 क्वेश्चंस में से मुश्किल से 1 से 2 प्रश्न आते हैं, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस ना करें। ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। अगर जो आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैंने भी जब अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया दिसंबर 2019 में, तो मैंने भी इस टॉपिक को, इस इकाई को ज़्यादा ध्यान में रखकर तैयारी नहीं की थी। दूसरा इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हिंदी साहित्य के आप कई किताबें हैं जिनको पढ़ सकते हैं, लेकिन एक मैं किताब अभी बताऊंगा वीडियो के अंत में। अरिहंत की बुक है वो, उसको पढ़ें। और किसी रामचंद्र शुक्ल की बुक या रामस्वरूप चतुर्वेदी या नगेंद्र या और कुछ न पढ़ें। इसके लिए बस आप आदिकाल से आधुनिक काल तक जो हैं और हिंदी गद्य की विधाएं, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, इनका भी विकास सन 2000 ईस्वी तक पढ़ना रहता है। तो ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इनको आपको पढ़ना है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं करिए। इनका आप नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बना के इनका अलग से आप तैयारी कर सकते हैं। ये इकाई परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। मैंने भी जब किया था, जेआरएफ क्वालिफाई किया, इस टॉपिक को मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया था, लेकिन कई किताबों को पढ़ के नहीं किया था। बस ओनली एक किताब और दूसरी किताब पढ़ा था, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, और एक अरिहंत की बुक आती है, उसको पढ़ा था। केवल मैंने 2 किताबों को पढ़ के ही जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको लास्ट में बुक दिखाऊंगा, वही बुक आप लें और वही पढ़ें, और दूसरा बुक कोई भी न पढ़ें। अगला इकाई है साहित्य शास्त्र, जिसमें पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र आते हैं। ये इकाई परीक्षा की दृष्टि से ठीक ठाक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, तो ज़्यादा मतलब ये भी नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। 5-6 क्वेश्चन इससे, 7-8 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ जो साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे, तो इनको समझने में, इस टॉपिक को समझने में इनको दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे भी इस टॉपिक को समझने में बहुत दिक्कत हुई थी। तो इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। हाँ, इसके जो छोटे छोटे हैं, जैसे संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया, आई रिचर्ड्स ने। निरपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया, टी.एस. इलियट ने। कल्पना और फैंटेसी, तो ऐसे पूछ लेता है। तो विरेचन सिद्धांत पूछ लिया अरस्तु का, तो ये आप कर सकते हैं। रस संप्रदाय, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, तो इसके बारे में पूछ लिया अगर जो, तो आप कर सकते हैं। इस पे फोकस कर सकते हैं। इसके टॉप 100 क्वेश्चन बनाइए, उनको बस पढ़ लीजिए। देखते हैं अगला इकाई क्या है। ये वैचारिक पृष्ठभूमि, इकाई 4, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। ये टॉपिक आप एकदम छोड़ सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा भी अगर जो जानकारी रखते होंगे, स्पेशली इकाई 2 अगर जो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये इकाई ऐसे ही कवर हो जाएगा।
इस इकाई पे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक में गांधीवाद, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, इनकी नॉर्मल लो है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं इससे, तो इनको आप छोड़ सकते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस ना करिए। अरिहंत की जो बुक है उसमें शॉर्ट में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, वहीं से आप पढ़ के काम चला ले सकते हैं। इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इकाई 5 हिंदी कविता। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको पढ़ने के लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। जैसे इसमें कुछ जो काव्य संग्रह हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटे मोटे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो इसमें क्या करिए, आप छोटे छोटे जो रचना हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे जो कविताएं हैं उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ये संग्रह हुआ, काव्य संग्रह हुआ, जैसे प्रिय प्रवास दिया हुआ है यहाँ पे, और भारत भारती है, और रामचरितमानस उत्तरकांड है, और विद्यापति की पदावली तो पढ़ सकते हैं, नागमती वियोग खंड है, या जयशंकर प्रसाद का है। तो इनका खाली आप एक समरी देख लें, सारांश देख लें कहीं से। और अगर जो अरिहंत की बुक पढ़ते हैं आप, तो ये सारे उसमें सारांश मिल जाएंगे, उनका जो निचोड़ है। और बाकी जो कविताएं हैं उनका आप रचना काल देख लीजिए, किस काव्य संग्रह से ये देख लीजिए, और उसका प्रकाशन तिथि भी देख लीजिए अगर जो संभव हो तो। जैसे राम की शक्ति पूजा है तो निराला अनामिका काव्य संग्रह से है, और 1936 में प्रकाशन हुआ था। तो ऐसे आप देख सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं। आंसू जैसे है, जयशंकर प्रसाद का है, 1925 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और जो काव्य संग्रह हैं, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली है, तो इसका आप व्याख्या भी देख सकते हैं, और व्याख्या उस किताब में, अरिहंत वाली किताब में मिल जाएगी। और किसी किताब को किसी भी रचनाकार की किताब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी लिखा हो A to Z, बस खाली आप 2 किताबों पे फोकस करिए, पक्का 100% आप कर जाएंगे। मैंने किया है, JRF क्वालिफाई किया मैंने यही पढ़ के, 2 किताबें बस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोटो लास्ट में। ये इकाई 3 है, इसमें हिंदी उपन्यास हैं। कुछ उपन्यास को आप एक दिन में कवर कर सकते हैं पढ़ के, कुछ उपन्यास हैं बहुत मोटे मोटे हैं। तो जैसे तमस उपन्यास के लिए मैंने क्या किया था, तमस उपन्यास काफ़ी मोटा है पढ़ने में, तो तमस के ऊपर यूट्यूब में मूवी बनी है। तो मैंने इस उपन्यास को पढ़ा नहीं था, केवल मूवी देख के यूट्यूब पे 3 घंटे की मूवी है, काम चला लिया था। अगर जो आप पढ़ते हैं तो इसमें कम से कम 3 से 4 दिन तो लग ही सकते हैं, अगर जो नॉर्मल आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये मैंने नहीं पढ़ा, ज़िंदगीनामा मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ, आपका बंटी आप 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, झूठा सच आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। महिला आंचल बहुत मोटा उपन्यास है, बहुत ज़्यादा पेज का है। और बाणभट्ट की आत्मकथा भी, शेखर एक जीवनी और गोदान तो आप पढ़िए, क्योंकि बिना गोदान पढ़े हिंदी साहित्य अधूरा है। तो गोदान आप ज़रूर पढ़िए। परीक्षा गुरु आप पढ़ सकते हैं, 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और इसके ऊपर देवरानी जेठानी की कहानी होगा, ये आप पढ़ सकते हैं, 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कम टाइम ले आपका वो पढ़िए, और अगर जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो आप खाली क्या करिए, नोट्स बनाइए। जैसे महिला आंचल प्रकाशन तिथि देख लीजिए, और इसमें क्या है, इसके पात्र मेन कौन सा हैं। जैसे कालीचरण है तो मेन इनके पात्र देख लीजिए, और प्रकाशन तिथि देख लीजिए। थोड़ा बहुत कहीं से सारांश पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। अरिहंत की जो किताब मैं बता रहा हूँ उसमें अच्छे से दिया हुआ सारांश, वहाँ से पढ़ के आप काम चला सकते हैं। और धरती धन अपना भी 1 दिन में पढ़ के ख़त्म किया जा सकता है, आप देख सकते हैं उस कहीं से। अगला जो इकाई है, इकाई 7 हिंदी कहानी का है। इसमें हिंदी साहित्य की अच्छी कहानियाँ हैं। परिंदे, राजा निर्बंसिया, पिता। इस सेक्शन की तैयारी के लिए आप सबसे पहले इंटरनेट पे जाएं और कहानी का नाम डालें, और कहानी आपको मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ें। खुद का नोट्स बनाएं कि कहानी का प्रकाशन कब हुआ है, और कहानी का जो मेन
जब पूरी कहानी पढ़ लें तो उसका समरी अपने खुद से हाथ से लिखें। इस सेक्शन की तैयारी के लिए हिंदी कहानी के लिए कोई भी किसी भी लेखक का किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक किताब भी किसी अन्य लेखक का नहीं पढ़ा था। आप खुद इसकी तैयारी कर सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी टाइप करिए गूगल पे, आ जाएगा। तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, उस पर आप खुद पढ़िए उनको। उसके बाद पात्रों के नाम निकालिए वहाँ से, प्रकाशन तिथि देखिए। अन्य किसी लेखक की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ते हैं तो उसमें सारी सूचनाएं आपको मिल जाती हैं और किसी भी लेखक की कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस सेक्शन की तैयारी के लिए कोई भी किताब नहीं पढ़ा था और JRF हुआ था मेरा। ये इकाई 8 है, हिंदी नाटक। इसमें कुछ उपन्यास जो हैं आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। मात्र 1-2 उपन्यासों को छोड़ एक दो नाटकों को छोड़ के आप मैक्सिमम एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। जैसे अंधे नगरी, भारत दुर्दशा और ध्रुव शामनी। अंधा युग बड़ा नाटक है, इसका यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत अच्छे एकेडमियों ने बनाए हैं, नाट्य संस्थाओं ने। आप इसका वीडियो देख लीजिए। आषाढ़ का एक दिन का आप वीडियो देख सकते हैं और बहुत अच्छी सूचना मिलती है। चंद्रगुप्त पे भी कई नाट्य संस्थाओं ने अच्छे यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं। इनको पढ़ने में आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं। मैंने यही किया था। जो नाटक बड़े थे उनको क्या किया कि यूट्यूब पे वीडियो देख लिया। जो नाटक एक दिन में पढ़ के ख़त्म किया जा सकता है, जैसे बकरी, एक और द्रोणाचार्य अंजोदीदी, पतले नाटक हैं, तुरंत एक दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद खुद से अपना पात्रों का नाम बताइए, नाम देखिए, प्रकाशन तिथि देखिए और खुद ही आप कर सकते हैं। मतलब इस भाग के लिए भी किसी की भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरिहंत की किताब में इनका सार संग्रह दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अरिहंत के अलावा आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़िए और किसी भी लेखक की कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी नहीं पढ़ा था। हाँ, इन रचनाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी रचनाएं हैं आपको इनको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये नाटक सेक्शन, इससे क्वेश्चन आते हैं। और अगर जो आप ऐसा करते हैं तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे। और ये नाटक अगर जो आप ख़रीद नहीं सकते हैं तो गूगल पे PDF में भी मिल जाते हैं, उनको डाउनलोड करिए, पढ़िए। और जो आप ख़रीद के पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अधिक से अधिक किताबें खरीदिए, क्योंकि किताबों से पढ़ने का अलग ही कुछ फीलिंग होती है। अगला प्रश्न, जो अगला इकाई है ये हिंदी निबंध का है। कुछ निबंध आप इसमें से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि एक उत्तर फाल्गुनी के आसपास है निबंध ये। और ये संस्कृति और सौंदर्य, अगर जो आप अभी नए हैं हिंदी साहित्य में तो ये पढ़ने में आपको कठिनाई हो सकती है निबंध, लेकिन और निबंधों को आप कवर कर सकते हैं। और इसके लिए अलग किसी भी लेखक की कोई भी किताब मत पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर जो किताबें आप इकट्ठे कर लेंगे तो फिर पढ़ाई का टेंशन हो जाएगा। आप मात्र 2 किताबों पे जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने किया है, उसी पे फोकस करिए। और आप इस जितने भी इसमें निबंध दिख रहे हैं आपको, यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च करिए, वहाँ से पढ़िए और उसका सार संग्रह एक नोट्स बना लीजिए। 1 पेज का, आधे पेज का उसका सार संग्रह लिख लीजिए। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। और कोई भी लेखक का इसका निबंध का कि हिंदी निबंध की ये किताब है, ले लो, इसमें 10 निबंध हैं या 11 जो भी निबंध हैं, तो ऐसा कोई दे रहा है मार्केट में तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था और इसमें तो मैंने काफ़ी कम ही निबंध पढ़े थे बस, क्योंकि शिव मूर्ति निबंध नहीं पढ़ा था मैंने। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। अगर जो हिंदी निबंध से क्वेश्चन आते भी हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो यूनिट नंबर 2 था उससे क्वेश्चन आते हैं। और उसके लिए अगर जो आपने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब पढ़ी है तो वो पर्याप्त है। अगला इकाई है, ये अंतिम इकाई है और इसमें आप देखेंगे कुछ संस्मरण हैं और इसमें जीवनी भी है। तो इसको आपको अगर जो पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। ये बहुत ज़्यादा पेज इसका है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और एक और होगा ये
संस्कृति के 4 अध्याय, ये बहुत ज़्यादा पेज का है, बहुत मोटा किताब है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, मत पढ़िए। और अगर छोटे छोटे जो जैसे कहानी टाइप का है ये, और जामुन का पेड़, ये दोनों आप रचना ज़रूर पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अरे यायावर रहेगा याद पढ़ सकते हैं, एक दिन में पढ़ के ख़त्म किया जा सकता है। हरिवंश राय बच्चन की जो जीवनी है, आत्मकथा है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है पढ़ने में, अगर जो आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, मैंने नहीं पढ़ा था। और आफुदरी भी मैंने थोड़ा सा सारांश देखा था, आफुदरी रमणिका गुप्ता का है, ज़्यादा मैंने इस पे फोकस नहीं किया था क्योंकि ये अन्य गद्य विधाओं से मुश्किल से 2 से 3 प्रश्न आते हैं जब से सिलेबस चेंज हुआ है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। मैंने पहली बार जब दिया था तो मेरा नेट हुआ था, दूसरी बार में मैंने जेआरएफ किया, तो आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक हैं आप फोकस बहुत ज़्यादा करिए उन पे, वो एक ये है, इस पे फोकस करना है आपको बहुत ज़्यादा। और दूसरा नाटक पे फोकस करना है, तीसरा कहानी पे फोकस करना है। कहानियाँ तो सारी आपको पढ़नी है। और उपन्यास पे जो ज़्यादा पेजेस के उपन्यास हैं उनको मत पढ़िए, जो कम पेजेस के उपन्यास हैं उनको पढ़ के आप ज़रूर ख़त्म करिए। महत्वपूर्ण कविताओं के इसमें व्याख्या देखिए, उसका काव्य संग्रह देखिए, उसकी प्रकाशन तिथि देखिए। उसके बाद ये वैचारिक पृष्ठभूमि वाला टॉपिक, अगर जो अरिहंत की किताब आप ले लेते हैं तो इसको पढ़ने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक दिन में ये पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। गांधीवादी दर्शन से पिछली बार 1 या 2 क्वेश्चन आया था, तो और हिंदी नवजागरण और खड़ी बोली, फोर्ट विलियम कॉलेज, अगर जो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आ जाएगा, यूनिट नंबर 2 है जो, तो इसको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है। भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, कभी कभी पाश्चात्य से ज़्यादा आता है। दोनों को आप टॉप 100 क्वेश्चन बनाइए और वही पढ़िए, उसी में से प्रश्न आ जाते हैं, ज़्यादा वो नहीं है। ये दूसरा, आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और इसके लिए अलग से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़िए और अरिहंत पढ़िए, और किसी भी किताब की हिंदी, जैसे कई लोग रामचंद्र शुक्ल पढ़ते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल एक तो बहुत मोटा है और थोड़ा भाषा संश्लिष्ट है उसका, और पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, और क्वेश्चन उससे बहुत ही कम आते हैं क्योंकि वो एक पर्सनल लेखक की विचार हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। अगर जो आप एग्ज़ाम की दृष्टि से देखना चाहते हैं, कंपटीशन निकालना चाहते हैं, तो आप उसको मत पढ़िए। हाँ, अगर जो आप एकेडमिक हैं, प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, आगे चल के ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं कि ज्ञान विस्तार करना है, तो आप पढ़ सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल की किताब बहुत अच्छी है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से, नेट क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ बनने के लिए नहीं है। जो पहला इकाई है इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस ना करें। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी ऐसे आते हैं कि आप पहचान जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल कि मगही किस प्रदेश की बोली है, तो आप इतना जानते होंगे मगही बिहार की बोली है, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस ना करिए। आइए पहले पेपर की बात करते हैं। जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें भी इकाई 10 है, हर इकाई से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसके लिए अगर जो किताब कोई पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस मदान की किताब पढ़ सकते हैं। केवीएस मदान की किताब अच्छी है, लेकिन आप इसमें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा आपको। जो शिक्षण अभिवृत्ति, और इसमें एक टॉपिक होगा शोध अभिवृत्ति, ये 2 जो इकाई हैं, इससे 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस इकाई को पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं इसमें, और बिल्कुल समझ में नहीं आता है। शोध अभिवृत्ति वाले क्वेश्चन और ये शिक्षण अभिवृत्ति वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता है कोई भी एग्ज़ाम। इवन कि यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय में पीएचडी का एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, मैं देता हूँ, अभी देखता हूँ, उसमें शोध अभिवृत्ति के प्रश्न कहाँ से कैसे पूछते हैं बिल्कुल समझ में नहीं आता। कितना भी आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, वो जब आप पीएचडी करने जाएंगे तो प्री पीएचडी कोर्स होता है, तब पढ़ाया जाता है आपको। तो प्री पीएचडी कोर्स की जो सिलेबस है उसमें आपको देते हैं शिक्षण अभिवृत्ति और शोध अभिक्षमता वाले प्रश्न, तो उनको सही करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान क्या किया कि इन 2 इकाइयों को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, और
अगर जो आप 10 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर जो आप 10 क्वेश्चन में करते हैं थोड़ा सा भी अगर जो करते हैं दिमाग लगा के, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और इनको जीएस फर्स्ट पेपर की शोध अभिवृत्ति वाले और शोध अभिक्षमता वाले क्वेश्चन अगर सही करने हैं आप, तो इंग्लिश वाला सेक्शन, अगर जो आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन को देख के करिए। और जो बहुत मतलब ख़राब इंग्लिश है, आपको बिल्कुल नहीं आती है, तो हिंदी वाले पे ही फोकस रखें। अगर जो आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ इंग्लिश वाले क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ, तब फिर इंग्लिश वाले सेक्शन पे जाके करें। और भाषा का बदलाव आप की परीक्षा में किसी भी दौरान कर सकते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर में, जीएस सेकंड पेपर में तो ऐसी कोई सुविधा है नहीं, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो हिंदी में आता है। तो ये दोनों आप, मैं तो सुझाव दूंगा, मैंने ऐसा ही किया था कि इन दोनों को बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र उठाइए, देखेंगे आप कि इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है कहाँ से पूछा है क्या है। तो इस पे आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगला इकाई जो है कॉम्प्रिहेंशन का, ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है इसमें फर्स्ट पेपर में। और ध्यान रहे कि सेकंड पेपर में हिंदी में भी 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आता है। उसमें आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से आपको छांट के और आंसर देना रहता है। तो 10 क्वेश्चन उसमें आता है, 10 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आता है। और अभी नीचे होगा ये, इसमें से आता है, इसमें 10 क्वेश्चन आता है, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है, यहाँ पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जब मैंने दिया पिछली बार 2019 में, मेरे 20 क्वेश्चंस में पूरे 20 में 20 सही थे। इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ये स्कोरिंग एरिया है, ये आपको काफ़ी मजबूत रखना पड़ेगा। अगर जो आप ये दोनों इकाई छोड़ते हैं, तो इस इकाई 3 को जो कॉम्प्रिहेंशन वाले होते हैं, इनको आपको सही करना ही करना है। और ये स्कोर के लिए या नेट क्वालिफाई करने के लिए जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पे अगर जो आप स्पीड थोड़ा मेंटेन करते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। जैसे मैंने जेआरएफ दिया था 2 घंटे में, मैंने 130 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद 1 घंटा मेरे पास बचा था कॉम्प्रिहेंशन वाले 20 क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर जो आप थोड़ी से भी स्पीड मेंटेनेंस रखते हैं तो आपका हो सकता है। अगला टॉपिक है संप्रेषण। ये आप केवीएस मदान की किताब से पढ़ सकते हैं। और इसमें मीडिया और संप्रेषण कैसे करते हैं, क्लास में आप जाते हैं तो बच्चों से कैसे बात करेंगे क्या, तो यही होता है। और इसको आप केवीएस मदान की बुक से कवर करिए, टॉपिक नंबर 4। और ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जो आप थोड़ा सा भी पढ़ाई करते हैं तो ऐसी बात करने में समझ आएंगे कि किसी से कैसे बोलना चाहिए, किसी से। तो संप्रेषण आप खुद ही समझ सकते हैं, ये समझने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, और जो आप समझ सकते हैं तो। और अगला जो इकाई है, इकाई 5 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। ये आप इसके लिए तो अगर जो आपकी मैथ्स थोड़ा, और रीजनिंग अगर जो आपने कभी एसएससी यूएसएससी की तैयारी या कोई एग्ज़ाम दिया हो, तैयारी किया हो, तो इसमें प्रश्न जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। इसमें आप 5 क्वेश्चन में 5 सही कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप पता चला कि प्रतिशतता लाभ हानि के क्वेश्चन लगाने बैठ गए, एकदम लगा रहे हैं, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है उसको भूल गए। तो इस पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस खाली इतना ध्यान रखिए, अगर जो आप तर्क क्षमता सही है तो कर सकते हैं। अगर नहीं भी आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न इतने आसान होते हैं कि आप 4-5 सही कर ले जाएंगे, 4 तो सही कर ले जाएंगे। अगर जो बिल्कुल ख़राब है, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने इसमें 5 में से समझ लीजिए तुक्का मारा था और मेरा 2 सही हो गया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुआ था। और जब मेरा जेआरएफ हुआ था तो मेरे फर्स्ट पेपर में 50 में 30 सही क्वेश्चन हुए थे, और सेकंड पेपर में 69 क्वेश्चन सही हुए थे 100 में। और ओबीसी से था मैं, हो गया मेरा जेआरएफ। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ वाले क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगला जो ये है युक्ति तर्क वाले हैं, ये भी क्वेश्चन, इसमें जो आगमनात्मक निर्णयात्मक, इसमें जो
लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, बेन आरेख वाले क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन समझ लीजिए। तो अगर जो आप वही फिर से अगर जो आपने पहले पढ़ा होगा कहीं तो आप कर सकते हैं आराम से। उसके बाद 7वां DI है, आंकड़ों की व्याख्या। ये आप इसमें 5 में 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, फिर भी मैंने 2019 में जब JRF किया इसमें 5 में 5 क्वेश्चन सही कर दिया। तो इसको कर सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से है, ITC से। आप हिंदी में कई किताबें आती हैं कंप्यूटर की, उनमें टॉप 100 क्वेश्चन बना लीजिए कंप्यूटर के फुल फॉर्म के, और थोड़ा मोड़ा इधर देख लीजिए। जैसे कुछ भी आप संक्षिप्त शब्दावली देख लीजिए, और थोड़ा HTTP www का फुल फॉर्म जान लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब होता है तो। और जब आप छोटे मोटे इनके जो फुल फॉर्म जानते हैं तो इन क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। कहीं से भी टॉप 100 क्वेश्चन देख लीजिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसका टॉप 100 बनाऊंगा, और मैं हर टॉपिक से इम्पोर्टेंट जो भी लगेगा क्वेश्चन मुझे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा, आप लोग देखिए। अगला जो टॉपिक है ये EVS से है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। आप इसमें प्रोटोकॉल संधि है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौते इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट के जो न्यूज हैं, जैसे पिछली बार पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि से क्वेश्चन आया था कि इसके संस्थापक देशों में कौन है, भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो ऐसे क्वेश्चन आप करंट का क्वेश्चन था तो आप ध्यान से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये कहाँ हुआ था, रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये ब्राज़ील में हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर है वहाँ पे हुआ था। और जैव विविधता सम्मेलन है, पेरिस समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। तो ऐसे आप ऑनलाइनर प्रश्न देख सकते हैं। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन बना लीजिए आप, उसमें से आपके पक्का आ जाएंगे 4-5 में 4 तो सही कर ले जाएंगे। मैं भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे बनाऊंगा हिंदी का ज्ञानी पे, और आप देख लीजिएगा, उसी से काम चल जाएगा। इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। KVS मदान वाली बुक में बहुत डिटेल में दिया है, उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था एक बार KVS मदान वाले बुक में, इसमें इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है। तो इतना ज़्यादा ये सब विकास, ये इतने जो टॉपिक हैं, इतने यहाँ से यहाँ इतना, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आते हैं। इसमें करंट से जो न्यूज होते हैं वही आते हैं। तो ये सब मत पढ़ें कि प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। हाँ, वायु प्रदूषण से क्वेश्चन आया था, वो भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं था, करंट का क्वेश्चन था। जब दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा था तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ये PM जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, इनके जो मापने की वो है वो क्या है, हवा में जो कितने इकाई तक इंडेक्स जो मापा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कैसे मापा जाता है। तो एक करंट से ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, आप ज़्यादा परेशान ना होइए, इसके ट्रेडिशनल टॉपिक की तरफ ना जाएं। अगला जो है उच्च शिक्षा प्रणाली से है। भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन रहा, उसके वहाँ से जब जो हायर स्टडीज़ है इंडिया में, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और राधा कृष्णन आयोग और जितने भी आयोग हैं, और भारत में जो भी पहल हो रहे हैं, इस समय नीतियाँ हो रही हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जाते हैं सरकार द्वारा कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ें। तो उसके लिए जो भी होता है यहाँ पे टॉपिक वो है। आप इसका अगर जो अध्ययन करना है KVS मदान की बुक से पढ़ सकते हैं, और पहले पेपर के लिए और किसी का बुक ना पढ़ें, KVS मदान की बुक बहुत अच्छी है। ये टॉपिक आप वहीं से कवर करिए, लेकिन हाँ, उस बुक में भी आप सेलेक्टिव रहिए, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक मैंने बताया है वो टॉपिक कवर करिए। कुछ टॉपिक पे आप खुद, जैसे मैथ वाले और रीजनिंग वाले टॉपिक हैं जो 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाले 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया, बाकी 30 में आप चाहें तो 10 क्वेश्चन कितना भी अगर जो ख़राब रहेगा तब भी आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों, ये रहा सिलेबस पूरा हिंदी साहित्य से। अगर जो आप नेट JRF करना चाहते हैं, और हाँ, ये रही किताब वो जो मैंने पढ़ाई की थी, पहले किताब हिंदी साहित्य की। इसके लेखक हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, और हिंदी भाषा साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। यही किताब आप ले सकते हैं। इस किताब का जितना ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। अगर जो आपको नेट क्वालिफाई करना है, JRF क्वालिफाई करना है,
ये किताब समझ लीजिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। इस किताब को आप पूरा अच्छे से पढ़िए। हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पोर्शन है एकदम अच्छे से कंप्लीट करिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। अन्य किसी लेखक की किताब ना पढ़ें। और एक ये किताब है NTA UGC नेट JRF अरिहंत प्रकाशन द्वारा है और ये नए पाठ्यक्रम पे है, आप इसको देख लीजिए। बस यही 2 किताबें पढ़ के मैंने JRF क्वालिफाई किया और इसके अलावा मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक बार फिर से बुक देख लीजिए। और ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पंकज कुमार प्रजापति मेरा नेम है और रजिस्टर्ड एट JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आप मेरा मार्क्स देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन इसमें सही थे मेरे और 69 क्वेश्चन इसमें सही थे। एंड ये देखिए क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। और दोस्तों मैंने अपना जो अनुभव था वो शेयर किया आपको कैसा लगा मेरा अनुभव बताइएगा ज़रूर। कोई अगर जो त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और आप आइए इस YouTube चैनल को ज्वाइन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड करूँगा, पढ़ाऊँगा, उसको आप देखिए, सक्सेसफुल होइए, नेट JRF क्वालिफाई करिए, प्रोफेसर बनिए और देखते रहिए हिंदी का ज्ञानी YouTube चैनल। धन्यवाद।